यस सर। तो हम लोग आज ये प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड देखने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, ओके। नो, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का जो कलर होता है पहले वो देखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का कलर जब प्योर स्टेज में होता है तो इसका कलर क्या होता है? व्हाइट या फिर कलरलेस, ठीक है। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, इसका NO2 का, ठीक है। तो उसके कारण इसका कलर अपने को येलोइश ब्राउन दिखता है, ठीक है। येलोइश ब्राउन क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी ऑफ व्हाट? इम्प्योरिटी ऑफ NO2। NO2 का कलर क्या होता है बताओ विदुषी? लास्ट क्लास में बताया था ये। बोलिए बोलिए। सर कलरलेस। नहीं, उल्टा पुल्टा बोल रही हैं आप। NO2 का कलर ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसी के कारण अपने को ब्राउन दिख रहा है ना, ये ब्राउन इम्प्योरिटी के कारण, ठीक है। ओके, ऑर्डर इसका कैसा आता है? इसका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है ना। ज्यादा अगर आपने इनहेल किया आपको सफोकेशन जैसा फील होगा, ठीक है। टेस्ट इसका सावर होगा। सावर क्यों होगा टेस्ट इसका, बताओ मेरे को। बोलो, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट सावर क्यों होता है? क्योंकि एसिड है ना। विदुषी, आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। एसिड्स का हमेशा टेस्ट सावर ही होता है, राइट। यस तो ये सर। भी नाइट्रिक एसिड है तो इसका भी टेस्ट क्या होगा? सावर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, देन फिजियोलॉजिकल नेचर। तो दिस इज नॉन पॉइजनस, पॉइजनस नहीं होता है। और ये हाईली कोरोसिव होता है। हाईली कोरोसिव बोले तो किसी भी मेटल के साथ ये तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देता है? मेटल का नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा लगभग सारे ही मेटल से ये क्या करता है? रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग हाईली कोरोसिव बोलते हैं, ठीक है। किसी भी मेटल पे ये एक्ट कर जाता है। डेंसिटी इसका क्या होता है? प्योर एसिड का डेंसिटी इतना है। कॉमर्शियल लेवल पे हम लोग थोड़ा डाइल्यूट कर देते तो डेंसिटी ये हो जाती है। सॉल्युबिलिटी, दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्योंकि हमारा कंपाउंड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हाँ, इसका जो 68% का मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे आप लो, यहाँ पे 68 की जगह आपने अगर कोई और कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आपको एक रेंज की तरह मिलेगा, मतलब फ्रॉम मे बी 110 टू 130। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अदर परसेंटेज ऑफ एसिड्स boiling point will not be a constant. एक constant boiling point आपको नहीं मिलेगा, वो vary कर सकते हैं, ठीक है। कोई रेंज मिलेगा आपको। ये क्या हो गया? कंट्रोल जेड इसमें नहीं काम कर देते, सब चला गया। सारा उड़ गया ये तो। चलो ठीक है। आपने नोट किया था क्या? हेलो विदुषी। नो सर। ओके, तो अभी से जो लिखा जाए उसको नोट करो, ठीक है।
ये बीच बीच में कभी कभी गायब हो जाता है। तो इम्प्योर ब्राउन कलर क्यों आ रहा था, ये हमने बताया था, NO2 के कारण आ रहा था। NO2 इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। इसके बाद इसका सावर टेस्ट होता है, ये हमने बताया था, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। सारे एसिड्स क्या होते हैं, सारे एसिड्स हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, इसलिए सारे एसिड हमारे क्या होते हैं, सावर इन टेस्ट होते हैं, इसलिए ये भी हमारा सावर इन टेस्ट है, ठीक है। हाईली कोरोसिव हमने बताया था कि किसी भी मेटल के साथ इसको अगर रिएक्ट करो तो तुरंत मेटल नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। इसी के कारण मोस्ट मेटल्स, लगभग सारे मेटल्स के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, इस तरह से नाइट्रेट बना लेता है, इसलिए इसको हम कोरोसिव बोलते हैं। डेंसिटी इसकी ये वैल्यू है, आप याद रखिएगा, ठीक है। हाईली सॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, ये सब जनरली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देन फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा इसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। 68% एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। 68% इज ओनली फॉर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फॉर अदर परसेंटेज we shall have a range of boiling point and melting point, a range of boiling point and melting point, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी -42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, दिस पॉइंट्स आर क्लियर विदुषी? Yes, sir. ये ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नाइट्रिक एसिड अफेक्ट्स द स्किन इफ इट एक्सीडेंटली फॉल्स ऑन इट, ठीक है। तो ये भी इसके कोरोसिव एक्शन को बताता है। कोरोसिव एक्शन इसका मेटल्स पे भी होता है और हमारे स्किन पे भी होता है, ठीक है। तो ऊपर हमने मेटल्स का एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन पे भी क्या होता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मतलब फोड़े जैसे हो जाते हैं। कहीं भी पड़े तो वहाँ पे आपको जलने जैसा सेंसेशन आता है और वहाँ पे फोड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बॉइलिंग वाटर में अगर आपने हाथ डाल दिया, कभी अगर डाला हो गलती से, या फिर बहुत गर्म चाय अगर हाथ पे पड़ जाए तो जिस तरह ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसी तरह नाइट्रिक एसिड के कारण भी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आई थिंक IIT JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये वाले कंपाउंड से रिलेटेड। ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड कैसे बनता है, चार ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कंपाइन हमारा नाइट्रिक एसिड स्किन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ज़ैंथोप्रोटिक कंपाउंड, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनाता है, व्हिच इज येलो इन कलर, ठीक है। और इसके कारण हमारा स्किन क्या होता है, येलो हो जाता है, ठीक है। सब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, फिर हाँ, एक और चीज यहाँ पे, हम लोग नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए डिस्टिलेशन या बॉइलिंग का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज भी पढ़ना है क्या? ये सब चीज जनरली क्लास 10th में नहीं होता है, 11th में एक चैप्टर आएगा आपका, क्या नाम होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस, ये क्लास 12th का चैप्टर है। उसमें हम लोग ये डिटेल में पढ़ते हैं कि मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सर मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर क्या होता है, नॉन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर क्या होता है, ठीक है। अभी आपको ये बस इंफॉर्मेशन की तरह याद रखना है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये सब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अभी आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये एग्जांपल और ये वैल्यू याद रखिए 68% नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जब इसका परसेंटेज चेंज करने से हमारा शार्प जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक रेंज मिल जाता है, ठीक है। और 68% में ऐसा क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस आपको ये एज इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर क्या होता है, which boils without any change in composition, ठीक है।
और बॉइलिंग करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे हम बस इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझा रहे हैं, ठीक है। ये होता क्यों है ये हम लोग 12th में देखेंगे। ये आपका क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसको अगर आपने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो वेपर बनेगा, ठीक है, लेटेस्ट से वेपर को हम किससे येलो कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द वेपर। तो इस वेपर का भी कॉम्पोजिशन क्या होगा, 68% ही होगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अगर ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर नहीं होता तो यहाँ पे धीरे धीरे सिर्फ वाटर वेपोराइज करता, ठीक है। देखो जब बाकी को हम किसी चीज को अगर अपने को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने में वाटर वेपर उड़ जाता है और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है, राइट। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे इसको हीट करने पे सिर्फ वाटर नहीं, वाटर के साथ साथ नाइट्रिक एसिड भी वेपराइज कर जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण हमारा सॉल्यूशन अब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाया। पहले भी 68% था, अभी भी 68% है। हाँ, पहले 100 ml सॉल्यूशन था, अभी हो सकता है 80 ml हो, लेकिन अभी भी 20 ml जो गया है उसमें नाइट्रिक एसिड भी गया है और वाटर भी गया है, तो सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी कंसेंट्रेटेड बियॉन्ड 61% बाय बॉइलिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी बस जान लो कि इससे पॉसिबल है, ठीक है। इज इट क्लियर। Yes, sir. हाँ, अभी इसको बस इंफॉर्मेशन की तरह आप याद रखिए, ठीक है। ओके, तो ये था आपका नाइट्रिक एसिड। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। आप नोट कर रहे हैं ना सब चीज। Yes, sir. ओके ओके, तो फिर नाइट्रिक एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, ठीक है, एंड इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन के कारण क्या होता है, हमने अभी बताया था, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है विच इज नाइट्रोजन, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2। रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे येलोइश ब्राउन कलर होता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे अगर इसको हीट करो तो ये कॉम्पोजिशन आपका पूरा डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, अगर इसको आपने हीट कर दिया तो। ट्रायंगल से हीट को डिनोट करते हैं, पता है ना। Yes, sir. तो यही आपका रिएक्शन होगा, अगर हीट किया तो ये रिएक्शन पूरा होगा, अगर हीट नहीं किया तो रूम टेम्परेचर पे भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हल्का सा होगा, ठीक है। तो इसलिए एट रूम टेम्परेचर इसका कलर क्या होता है, स्लाइट येलो, ठीक है, स्लाइट येलो, क्योंकि अभी पूरा डिकम्पोजिशन इसका हुआ नहीं है, ठीक है। फिर अगर इसको आपने और हीट कर दिया तो अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी ये और डार्क येलो हो जाएगा, डार्क। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ओके, तो अब इसको हमको कलर अगर इसका हटाना है, ये जो येलोइश कलर आया है NO2 के डिकम्पोजिशन के कारण, अगर इसको अपने को क्या करना है, हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग हीट करेंगे विथ पासेज ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर जब हम पास करेंगे तो ये रिएक्शन पीछे के डायरेक्शन में, ये इक्वेशन हमारा, ये रिएक्शन पीछे के डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अब इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम गेट्स
डिस्टर्ब, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसका आपने अमाउंट बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ बबलिंग ऑफ एयर, ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन अगर इधर ज्यादा हो गया तो वो रिएक्शन को पीछे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बबलिंग ऑफ एयर से क्या होता है, ये रिएक्शन पीछे की तरफ बढ़ने लगता है, जो हमने रेड कलर से नापा, और हमारा NO2 जो है वो फिर से HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है और कलर हमारा कलरलेस हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यही कारण है कि HNO3 को हम लोग कहाँ रखते हैं, प्लेन ग्लास बॉटल में रखते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर इसको सनलाइट के प्रेजेंस में आपने रख दिया गलती से, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन होता है और फिर इसका क्या होता है, येलो कलर हो जाता है फिर से, ठीक है। और ग्लास बॉटल में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेटल के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो these are the reasons। फिर एक्शन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर को ये कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे भी बाकी एसिड्स करते हैं वैसे ही ये भी करेगा, तो आप लोग आप ये कलर जो नॉर्मल एसिड्स का होता है उसको याद रख लीजिए, ठीक है, वही होता है। आयोनाइजेशन इसका कैसे होता है, तो अब इसके अलग अलग रिएक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। HNO3 में एक्चुअली सबसे ज्यादा रिएक्शन आपको क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में जब ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा, तो ये कंपाउंड है जिसके सबसे ज्यादा रिएक्शंस आपको क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं। तो अगर आप अभी से मेमोराइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत तरीके के रिएक्शन शो करता है HNO3 डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये रिएक्शन अलग तरीके से करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में अलग तरीके से करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अलग तरीके से करेगा। तो बहुत सारे रिएक्शंस HNO3 के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO3, ठीक है। HNO3 के साथ एसिड बेस, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा, NaNO3 + H2 FeOH3। अगेन दिस इज ऑल ऑफ ये सारे जो भी कंपाउंड्स है इसको देखो आप ध्यान से, तो ऑल ऑफ दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और ये हमारा HNO3 है, तो दिस विल एक्ट लाइक अ एसिड। तो यहाँ पे सारे में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है, हर जगह न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और जब हम लोग हाइड्रोक्साइड की जगह कार्बोनेट लेते हैं, जैसे ये तीनों एग्जांपल्स में लिया, तो साथ में अपने को CO2 भी मिलता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर बाइसल्फेट भी हमारा क्या होता है, SO2 रिलीज करता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस आप याद रखनी है, ठीक है। हेलो विदुषी, Yes, sir. ये सारे रिएक्शंस आप मेमोराइज कर लो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, ठीक है। मेमोराइज all the reactions, this is your homework number 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, तो आप एक चीज नोटिस करो, डाइल्यूट सॉल्यूशन में HNO3 के दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला एज एसिड, दूसरा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा ये जो HNO3 है, HNO3, ठीक है, इसका दो तरह का नेचर होता है, ठीक है। एक इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन में और एक इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट वाला आपको अभी पढ़ना नहीं है, वो 11th क्लास में आएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज एन एसिड, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और मतलब बेस के साथ रिएक्ट करके HNO3 हमारा क्या बनेगा, बोलो विदुषी, बेस के साथ HNO3 क्या करके बनाएगा? So metal का nitrate plus water. हाँ,
मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर, वेरी गुड, ठीक है। वही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इसकी प्रॉपर्टीज मोर लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण क्या होगा, अब ये चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये रिएक्शन होता है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होता है। नेसेंट ऑक्सीजन इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो किसी भी चीज को वो उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा देता है, हाईएस्ट चार्ज तक, ठीक है। जैसे कॉपर के साथ अगर आपने रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा, नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2, ठीक है, लाइक दिस। तो ये रिएक्शंस है, अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज होमवर्क नंबर 2, ठीक है। दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2, ठीक है। अगर ये मॉडरेटली आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया, ठीक है, तो ये NO2 पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ये NO तक ही रह जाता है, ठीक है, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं। अगर इसने आपने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लिया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड या फिर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको NO2 मिलता है और 1 नेसेंट ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो इसके कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत की फैक्टर है जो काम करता है इस NO3 के रिएक्शंस में, ठीक है। ओके, फिर ये रिएक्शंस आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करना है, मेमोराइज 3 हो जाएगा ना, होमवर्क नंबर 3। तो ये क्या काम कर रहा है, देखो, कार्बन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +4 तक जा सकता है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो HNO3 ने कार्बन को कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पे +4 पे पहुंचा दिया। ऑक्सीजन -2 होगा, -2 × 2, ऑक्साइड -2 होता है ना। Yes, sir. हाँ, तो 2 ऑक्सीजन मतलब -4, और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मतलब कार्बन पे कितना होगा, +4, ठीक है। Yes, sir. तो कार्बन को इसने यहाँ पे 0 था, 0 से कहाँ पहुंचा दिया, +4 पे, ठीक है। सिमिलरली आप देखो, इसने सल्फर को कहाँ पहुंचाया है, सल्फर को भी इसने 0 से +6 पे पहुंचाया है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का कितना होगा, +1 × 2, 2 हाइड्रोजन है तो प्लस सल्फर का आप x मान लो, ऑक्सीजन का -2 × 4, दिस इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। तो सल्फर को इसने +6 पे पहुंचा दिया, जो कि इसका मैक्सिमम स्टेट है, ठीक है। फास्फोरस भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फास्फोरस का स्टेट क्या है, +5, जो कि मैक्सिमम है इसके लिए। ये फास्फोरस का +5 समझ में आया आपको? No, sir. नो सर, ओके। देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में होगा, राइट? Yes, sir. तो उस पे चार्ज मान लो +1, और कितने हाइड्रोजन है बताओ? Uh, 5. 3 है ना, H3 है ना। Yes, sir. हाँ, तो × 3 प्लस फास्फोरस का अपने को पता नहीं है, उसका x मान लो। ऑक्सीजन का कितना होगा बताओ चार्ज? 2. -2, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है तो × 4, और ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करो इसको, क्या आएगी, 5. +5, ठीक है। तो फास्फोरस को इसने क्या किया, 0 से +5 पे पहुंचा दिया। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये रिएक्शंस भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, बाप रे, अभी बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, अभी आपको ये याद रखना है। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है, ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड या फिर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एक्सेप्शनल। बाकी सारा अगर कोई और मेटल होगा
तो डाइल्यूट HNO3 के साथ आप देखो हमेशा NO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है? बात समझ में Yes, आ रही है? sir. तो इसीलिए यहाँ पे जनरली किसी मेटल्स के साथ कौन कौन सी गैसेस रिलीज होगी? NO2 रिलीज हो सकती है, ठीक है? NO रिलीज हो सकती है, NH3 रिलीज हो सकती है। हाइड्रोजन कभी नहीं होती, हाइड्रोजन सिर्फ इन दोनों के साथ होती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस आपको मेमोराइज करना है, ठीक है? तो आप इसको जल्दी से जल्दी मेमोराइज करो और हम फिर अगले क्लास में आपसे ये पूछेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके। देन यहाँ पे अगेन कोल्ड डाइल्यूटेड मतलब वेरी डाइल्यूटेड, ठीक है? वेरी डाइल्यूटेड स्टेट में कॉपर, जिंक और आयरन के साथ क्या होता है? NO गैस रिलीज करती है, ठीक है? देन सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या होता है? कॉपर, जिंक और तीनों के साथ NO2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके। देन दो मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पैसिव होते हैं HNO3 के रिएक्शन से। मतलब पैसिव मतलब एक्टिव का उल्टा। एक्टिव मतलब जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। पैसिव मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट रहेंगे, ठीक है? तो दो मेटल हमारे होते हैं, एक आयरन और एक एल्यूमिनियम, ठीक है? तो ये दोनों पैसिव हो जाते हैं, मतलब पहला लेयर उनके ऊपर बनता है ऑक्साइड का, जो इसको फर्दर इस मेटल को रिएक्शन से बचाता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये एल्यूमिनियम अगर इसका आपने रिएक्शन करा है HNO3 के साथ, तो ये तुरंत ऊपर का जो सरफेस है उस पे Al2O3 का लेयर हो जाएगा, ठीक है? ये अगर आपका मेटल का सरफेस है तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगा, किसका? Al2O3 का, ठीक है? हर साइड से, इस साइड सरफेस पे, और फिर फर्दर उस पे अब HNO3 अटैक नहीं कर सकता क्योंकि अब नाउ इट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है? Yes, sir. इसको आपने पढ़ा होगा, एनोडाइजिंग पढ़ा है आपने बचपन की क्लासों में? No, sir. कोरोजन से बचाने के लिए मेटल्स को हम लोग क्या क्या करते हैं? तो उसमें एक तरीका ये भी था, एल्युमिनियम को बचाने के लिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेयर लगा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है? Yes, ओके। sir. इसके अलावा कुछ मेटल्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नोबल हैं, जो बिल्कुल HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? तो जैसे गोल्ड हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया, ठीक है? इनको हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे नोबल गैसेस क्या होती हैं? Xenon, radon, helium. हाँ, नोबल गैसेस मतलब जो किसी गैस से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है? जो बहुत कम रिएक्टिव होती है। सिमिलरली नोबल मेटल्स, हमारा गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो जनरली रिएक्टिव नहीं होते, किसी भी स्पेशीज से रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट रहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए इन लोगों को डिसॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक्वारेजिया चाहिए, ठीक है? तो एक्वारेजिया Yes, इज sir. 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ HCl, ठीक है? 1:3 के रेशियो में ये होता है, ठीक है? 1 पार्ट इज योर HNO3 एंड 3 पार्ट इज योर HCl, ठीक है? और उसमें ये रिएक्शंस होता है, आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ये आपका मेन रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर एक्वारेजिया। फिर उसमें जब आप गोल्ड को डालते हो या प्लेटिनम को डालते हो, तो गोल्ड तुरंत ये नेसेंट क्लोरीन जो है, ठीक है, उससे रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड बना देता है। सिमिलरली प्लेटिनम हमारा नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट करके प्लेटिनम क्लोराइड बना देता है। इज इट क्लियर विदुषी? Yes, sir. ओके। तो ये आपके रिएक्शंस थे, ठीक है, एक्वारेजिया के। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है? IIT JEE एडवांस्ड आई थिंक 2018 और 19 में, 18 या 19 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है, एक्वारेजिया से, और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है?
इस कंपाउंड से बेसिकली रिलेटेड था, इसका कलर क्या होता है, ठीक है, तो ऑरेंज येलो होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। NOCl, एक्वारेजिया का ये रिएक्शन लिखा हुआ था और इस कंपाउंड का कलर पूछा था। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. तो हमें लगता है अगर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप ये सारे रिएक्शंस याद करो, ठीक है, ये रिएक्शंस आप अच्छे से याद करो, अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir.